नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोवा बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सीएम प्रमोद सावंत संकिलिन से चुनाव लड़ेंगे और 11 ओबीसी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गोवा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और प्रमोद सावंत को सांकेली से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। और इसमें खास बात यह है कि 11 चेहरे ओबीसी हैं जो मैदान में उतरेंगे बीजेपी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर। और 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। गोवा में 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, लेकिन एक बार फिर से गोवा फतेह करने की तैयारी बीजेपी की और बहुत सोच समझकर दिल्ली में बड़ा मंथन के बाद ये लिस्ट सामने आई है। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। तो एक बदला हुआ गोवा लोगों ने अपनी नजरों से देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, एक साफ सुथरी छवि वाले चीफ मिनिस्टर को देखा है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक अच्छे सुलझे हुए ढंग में गोवा की जनता ने देखा है। हमको पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस पर हमला बोला। दूसरी तरफ आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार गोवा में बनाएंगे। और प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, काफी मंथन के बाद गोवा के लिए पहली लिस्ट आउट हुई है बीजेपी की तरफ से, खास क्या रहा इस बार? प्रशांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? जी प्रशांत, 11 ओबीसी चेहरों को भी जगह लिस्ट में दी गई है। 34 उम्मीदवार सामने आ गए हैं बीजेपी की तरफ से। क्या खास रहा है इस बार पिछली लिस्ट को देखा जाए तो? देखिए, पूरी लिस्ट को देखा जाए तो 40 में से 34 लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। बीजेपी ने कहा कि 40 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो 6 सीट बाकी है वो दरअसल में ये माना जा रहा है कि मनोहर पर्रिकर के बेटे, उनके परिवार को मनाने की बात चल रही है। वो वही एक वहाँ पे पेज था, वो जहाँ से टिकट मांग रहे थे, वहाँ से टिकट जो है उनको नहीं दिया गया, तो हो सकता है आगे उनको मना लिया जाए। तो ये एक पेज था, इसीलिए 6 सीट जो है अभी रोकी गई है। और अब दूसरी बात ये, खास बात ये है गोवा की लिस्ट में देखिएगा तो जिस तरीके से गोवा में भी, हालांकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले पूरी ये बात कर रही थी कि जितने भी अच्छे काम, विकास के काम और आर्थिक विकास के काम, वो सारे काम वहाँ पे किए गए। लेकिन जो फिर बीजेपी ने ये बात बताई कि किस तरीके से जाति समीकरण के आधार पर वहाँ पे टिकट बांटा गया, कितना माइनॉरिटी को दिया गया, कितना एससी को दिया गया, कितना एसटी को दिया गया, सामान्य को दिया गया, पत्रकार को दिया गया, ये भी एक कैटेगराइजेशन करके उन्होंने बताया। यानी कि वहाँ भी स्ट्रेटजी ये है कि कैंडिडेट वैसा हो जो इनके काम के आधार पर, और अगर जाति समीकरण बैठता है वहाँ पे स्थानीय माहौल के हिसाब से, तो उसको भी साध सके और जीत हासिल कर सके। तो ये उसी रणनीति के हिसाब से बीजेपी ने अपनी 34 सीट जारी कर दी है गोवा में। हालांकि बीजेपी कहना है कि 40 की 40 मतलब किसी से गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ेंगे और 40 की 40 सीट पर वहां पे चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी। ठीक है प्रशांत, आपने देखा था कि पिछली बार काफी मेहनत करनी पड़ी थी सरकार बनाने के लिए गोवा में बीजेपी को, और कांग्रेस एक तरफ थी और बीजेपी एक तरफ, लेकिन इस बार ताल पूर्ण बहुमत की ठोकी जा रही है। इसीलिए ये जाति समीकरण इस लिस्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और 6 सीटें सोच समझकर वहां पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे जो बची हुई हैं। जी बिल्कुल, 6 सीटों को इसीलिए रोका गया क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार चूक रह गई थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी, उससे बीजेपी ने सीखा है और हालात को देखते हुए और अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अब तो स्थानीय लोग जिनका जहां प्रभाव है, पहली बार एक बहुत ही फेमस वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है, काफ़ी फेमस है अपने इलाके में, उनको भी टिकट दिया गया। यानी कि जो जीत सकता है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके उसको टिकट दिया गया है। और
पूरी तरीके से समीकरण बनाकर टिकट बांटा गया है और जातियों का समीकरण भी वहाँ पे मतलब कैटेगराइजेशन करके टिकट को बांटा गया है। 34 में से उन्होंने बताया है कि कितने कितने लोगों को, उसमें SC है, ST है, माइनॉरिटी है, सामान्य है, ऐसे करके वहाँ पे टिकट का बंटवारा हुआ है और लिस्ट जारी हुई है। और चूंकि पर्रिकर के परिवार से कहीं कोई डेंट ना हो, कोई बात ना हो, तभी भी मान मनोबल चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि बीजेपी जहां से उनको लड़वाना चाहती है, जो सीट दे रही है, वहां से वो मान जाए तो उस पर बात मन जाएगी और उनको भी टिकट दे दिया जाएगा। अभी उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया कि उनको टिकट नहीं देना है। तो जो 6 सीट बची है उसमें उनको एडजस्ट करेंगे। ये बताया बीजेपी ने कि जहां से वो चाहते थे वहां देना मुश्किल हो रहा था, वहां नहीं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में चंद्रशेखर आजाद। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जल्द ही वो बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन ऐलान ये हुआ कि वो योगी को टक्कर देंगे। उनके गढ़ में गोरखपुर शहर से ही ताल ठोकेंगे चंद्रशेखर आजाद। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है। और अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, गोरखपुर शहर की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने वही सीट क्यों चुनी है? देखिए विपनेश, आपको याद होगा कि एक बार लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चंद्रशेखर आजाद से ये पूछा गया था कि क्या आप भी विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे या गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, तमाम सारे सवाल उनके सामने थे। तो उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस भी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ उम्मीदवारी करूंगा। लेकिन उस समय इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि पार्टी का न किसी से कोई गठबंधन हुआ था, न पार्टी की तरफ से यह तय हो पाया था कि वो कितनी गंभीरता से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो गोरखपुर के कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी तरफ से बाकायदा वो पत्र रिलीज किया गया और उसमें कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर की जो सदर सीट है वहां से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद पार्टी के तमाम सारे ट्विटर हैंडल, चाहे वो आजाद समाज पार्टी का नेशनल ट्विटर हैंडल हो या फिर यूपी का ट्विटर हैंडल हो, सबसे वो पत्र रिलीज किया गया। और थोड़ी देर पहले मैंने उनके कोऑर्डिनेटर से फोन पे बात भी की तो उन्होंने इस बात को पुष्ट किया कि हां, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर बहुत दिनों से पहले मंथन किया जा रहा था और यह तय किया जा रहा था कि अगर चुनाव लड़ना है तो किस रणनीति के तहत लड़ा जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना बहुत आसान है, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने बहुत समय तक बने रहना चुनावी मैदान में ये उतना आसान नहीं है जितना खबर के लिहाज से हम लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जब राधा मोहन दास, जो कि बीजेपी के कई बार के एमएलए हैं, उनका टिकट काटकर योगी को उस सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया, तो उसके बाद से राधा मोहन दास ने भी चुप्पी साधी और ये कहा कि पार्टी जो कहेगी वही हम करेंगे। तो मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना बेहद दिलचस्प होगा और अभी सबकी नजर इस बात पर भी टिकी हुई है, चूंकि जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो सीट से अभी तक घोषित नहीं किया गया है। बीते दिनों तमाम तरह के आरोप भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अखिलेश यादव पर और तमाम सारे सहयोगियों पर लगाए गए थे। तो अभी ऐलान हो गया है, लेकिन अभी एक और तस्वीर साफ होना बाकी है कि क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भी हो सकते हैं, क्या उनको समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस का सहयोग भी मिलेगा, क्या वो उनके गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भी हो सकते हैं, इस पर अभी सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहला उम्मीदवार घोषित हो गया है, वो चंद्रशेखर आजाद, जो अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अशोक तिवारी आते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गोरखपुर शहर से ही वो योगी को चुनौती देंगे, टक्कर देंगे। और इस पीछे एक और खबर ये है कि सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्वीट कर योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ट्वीट कर योगी ने किस तरीके से उन्होंने लिखा कि घोटाले का सपना देख रहे हो क्या? कल अखिलेश ने समाजवादी पेंशन फिर देने की घोषणा की थी। ये ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निशाना साधा गया है। देखिए, जो रकम थी उसको इंटू 3 से किया है और अखिलेश यादव की पेंशन योजना पर यह तंज है दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर। तो एक तरफ है समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ है बीजेपी। एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लगातार निशाने पर लिया हुआ है। तो इस बीच सीट भी आप देख लीजिए, एक तरफ गोरखपुर है, एक तरफ आजमगढ़ है। तो दोनों, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आप बिल्कुल नजदीक हैं, आमने सामने होंगे, इसलिए 2022 की लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा भी होती जा रही है। तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की संपत्ति है उसको लेकर निशाना
साधा है और पेंशन योजना को लेकर तंज भी किया है। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि हम पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे फिर से, और जैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, कई बड़े वादे अखिलेश यादव की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता से किए गए हैं, जिसमें पेंशन योजना उनकी एक सबसे बड़ा वादा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो फिर पेंशन की शुरुआत की जाएगी, समाजवादी पेंशन की शुरुआत की जाएगी। एक बार सुनवा देते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी, वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। तो समाजवादी पेंशन योजना की जो राशि है वो भी अखिलेश यादव ने बढ़ा दी। पहले 6,000 थी, तो उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और बीपीएल धारक, कार्ड धारक जो परिवार हैं उनको 18,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसी पर तंज योगी आदित्यनाथ का। और अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक तिवारी, ट्वीट करके निशाना साधा है और तंज कसा है सीएम योगी ने, कैसे देखा जाए? दरअसल मुझे लग रहा है कि उनकी संपत्ति पर यह बड़ा निशाना है। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि कल जब अखिलेश यादव की तरफ से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उस दौरान अपना एक और वादा वो लोगों के सामने लेकर के आए थे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो पुरानी समाजवादी महिला जो पेंशन दी जाती थी उसको बहाल करेंगे और उसके तहत महिलाओं को पेंशन देंगे। यानी वो पेंशन योजना जो होगी वो समाजवादी सरकार की पेंशन योजना के नाम से जानी जाएगी। दूसरी बात यह भी थी कि पहले जो राशि दी जाती थी पेंशन के तहत वो 6,000 रुपए सालाना थी, उसको 3 गुना करने की बात कही। यानी ये कहा गया कि तकरीबन 18,000 रुपए वार्षिक तौर पर महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। तो इसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट जो डालने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। आप देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ सकती हूं, 40% महिलाओं की भागीदारी टिकट वितरण में होगी। उसके बाद अब अखिलेश यादव की तरफ से महिलाओं को पेंशन देने की बात कही जा रही है। और बाद में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर एक बड़ा तंज भी कसा और ये कहा कि जब सरकार के दौरान ये समाजवादी पेंशन दी जाती थी तो उस दौरान इसका बहुत दुरुपयोग किया गया, इसमें बहुत ज्यादा घोटाला देखने को मिला, कई अपात्रों को इस तरह की पेंशन दी गई। तो एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई कि जो वादे अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं ये वास्तविक तौर पर ठीक नहीं है, ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। और अखिलेश यादव ने जो एक चुनावी बात कही कि सरकार बनने पर जो समाजवादी महिला पेंशन है उसको फिर से शुरू किया जाएगा, इस पर एक बड़ा करारा प्रहार भी दिया गया। और घोटाले का एक बड़ा आरोप जो लगातार बीजेपी सरकार के तमाम सारे मंत्रियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से और खुद योगी आदित्यनाथ भी सार्वजनिक मंच से लगातार कहते रहते हैं कि पिछली सरकारों में यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार था, उसी को बल देने की दिशा में उनके इस बयान को फिलहाल देखा जा रहा है। अशोक तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, घोटाले को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने। एक छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।